कहानी की शुरुआत मैक्सिको के एक बेहद खूबसूरत और शांत समंदर किनारे से होती है, जहां दूर दूर तक सिर्फ नीला पानी और खुशियां दिखाई देती हैं। यहाँ हम दो बहनों लिसा और केट को छुट्टियां मनाते हुए देखते हैं। ऊपर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन लिसा की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो यहाँ खुश होने नहीं बल्कि अपने टूटे हुए दिल को जोड़ने आई थी। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसे लगता था कि लिसा बहुत बोरिंग है और उसमें रिस्क लेने की हिम्मत नहीं है। अपने टूटे हुए गुरूर को वापस पाने और अपनी उस बोरिंग पहचान को हमेशा के लिए मिटाने की जिद में लिसा एक ऐसा भयानक फैसला ले लेती है जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी भूल बनने वाला था। उसकी बहन केट उसे एक ऐसे जानलेवा एडवेंचर के लिए मना लेती है जिसका नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाए, और इस एडवेंचर का नाम था शार्क केज डाइविंग, यानी अपने ही हाथों से खुद को एक लोहे के पिंजरे में कैद करना और समंदर की उस काली अनजान गहराई में जाकर दुनिया के सबसे बेरहम और खून के प्यासे शिकारी ग्रेट व्हाइट शार्क की आंखों में आंखें डालना। लिसा का मन बिल्कुल नहीं था, उसे पानी से डर लगता था, लेकिन खुद को साबित करने की जिद में वो मान गई। अगली सुबह वो दोनों दो लोकल लड़कों के साथ एक सुनसान डॉक पर पहुंचती है, लेकिन जिस नाव पर उन्हें जाना था वो कोई अच्छी टूरिस्ट बोट नहीं बल्कि एक जंग लगा पुराना और खस्ता हाल जहाज था। उसे देखकर ही लग रहा था कि ये कोई प्रोफेशनल ट्रिप नहीं बल्कि मौत का बुलावा है। नाव पर चढ़ते ही कैप्टन टेलर ने उन्हें यकीन दिलाया कि सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन लिसा को अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कुदरत चीख चीख कर उसे इशारा कर रही हो कि अभी भी वक्त है, वापस लौट जाओ। लेकिन केट लिसा को समझा बुझाकर मना लेती है। कुछ देर बाद कैप्टन शार्क को बुलाने के लिए समंदर के पानी में बाल्टी भर के खून और मछलियों के टुकड़े फेंकने लगता है, और थोड़ी ही देर में पानी के नीचे 20-20 फुट लंबी और खूंखार शार्क मंडराने लगती है। अब वक्त था उन खूंखार शार्क को बिल्कुल पास से देखने का। सबसे पहले वो दोनों लोकल लड़के समंदर के अंदर जाते हैं ताकि उन्हें देखकर लिसा और केट की हिम्मत बढ़ जाए। थोड़ी ही देर में वो दोनों लड़के बिल्कुल सही सलामत वापस आ जाते हैं। अब बारी थी लिसा और केट की। कैप्टन उन्हें सब कुछ अच्छे से समझाता है और फिर उन दोनों को एक लोहे के पिंजरे में डालकर बंद किया जाता है और एक मोटी केबल के सहारे उन्हें धीरे धीरे पानी के अंदर उतारा जाने लगता है। शुरू के 5 मीटर तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लिसा का डर भी अब थोड़ा कम हो गया था क्योंकि वो पिंजरे के अंदर खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। वो दोनों काफी खुश थी। रेडियो के जरिए वो एक दूसरे से और कैप्टन से बात कर रही थी और पानी के नीचे की तस्वीरें ले रही थी, लेकिन तभी किस्मत उन्हें एक बहुत बड़ा धोखा दे देती है। ऊपर नाव पर लगी वो पुरानी मशीन जो पिंजरे के केबल को पकड़े हुए थी अचानक झटके खाने लगती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता एक जोरदार आवाज आती है और वो मोटा लोहे का केबल टूट जाता है। पलक झपकते ही वो भारी पिंजरा दोनों बहनों को लेकर समंदर के काले अंधेरे में तेजी से नीचे गिरने लगता है। पिंजरा सीधा 47 मीटर नीचे समंदर की जमीन से जा टकराता है और तभी ऊपर नाव पर लगा भारी क्रेन भी टूटकर सीधा उनके पिंजरे पर आ गिरता है, जिससे पिंजरे का दरवाजा पूरी तरह से जाम हो जाता है। अब वो एक ऐसी जगह फंस चुकी थी जहां घुप अंधेरा था। उनके टैंक की ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रही थी और पिंजरे के चारों तरफ खून की प्यासी शार्क का पहरा था। इस खौफनाक हादसे की वजह से लिसा बुरी तरह डर जाती है और बेतहाशा घबराने लगती है। केट उसे समझाती है कि वो शांत रहे और अपनी सांसों पर काबू रखे, वरना उनके टैंक की ऑक्सीजन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर में जब लिसा थोड़ी शांत होती है तब उन्हें एहसास होता है कि वो समंदर की सतह से पूरे 47 मीटर नीचे आ चुकी है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेंगे। तभी अचानक उन्हें रेडियो पर कैप्टन की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन इतनी गहराई में होने की वजह से उनका कनेक्शन बार बार टूट रहा था। वो लोग रेडियो की पहुंच से बाहर जा चुके थे। तभी केट कहती है कि अगर वो तैरकर थोड़ा ऊपर जाए तो संपर्क में आकर कैप्टन को बता सकती है कि वो दोनों अभी जिंदा हैं, ताकि वो उनके लिए मदद भेज सके। लिसा डर के मारे उसे बाहर जाने से मना करती है क्योंकि आसपास खूंखार शार्क घूम रही थी, लेकिन केट के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए दोनों बहनें मिलकर पूरी ताकत से पिंजरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन उस पर गिरे भारी क्रेन की वजह से दरवाजा खोलना नामुमकिन था। तब केट अपना दिमाग लगाती है। वो अपना भारी ऑक्सीजन सिलेंडर उतारती है और पिंजरे की लोहे की सलाखों के बीच की खाली जगह से बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसका शरीर तो सलाखों से बाहर निकल जाता है,
लेकिन ऑक्सीजन मास्क बड़ा होने के कारण वो अपना सिर बाहर नहीं निकाल पाती। इसलिए वो अपनी जान पर खेलकर एक बहुत बड़ा जोखिम लेती है। वो पानी के अंदर अपना ऑक्सीजन मास्क उतार देती है। इसमें अगर जरा सी भी देरी होती तो उसके फेफड़ों में पानी भर सकता था और उसकी जान जा सकती थी। लेकिन वो तेजी से मास्क उतारकर बाहर निकलती है और तुरंत अपना ऑक्सीजन मास्क वापस पहन लेती है। इसके बाद ऊपर जाने से पहले वो अपनी पूरी ताकत लगाकर पिंजरे के दरवाजे पर से उस भारी क्रेन को धकेलकर हटा देती है, ताकि अगर वो जिंदा वापस ना आ पाए तो कम से कम लीसा दरवाजा खोलकर बाहर निकल सके। फिर केट समंदर के उस घने अंधेरे में तैरती हुई धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगती है। रेडियो के रेंज में पहुंचते ही उसे कैप्टन की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। केट कैप्टन को नीचे के खौफनाक हालात के बारे में बताती है। कैप्टन उसे हिम्मत रखने को कहता है और तुरंत वापस पिंजरे में जाने की सलाह देता है, क्योंकि इस विशाल समंदर में वो पिंजरा ही इकलौती ऐसी जगह थी जहां वो शार्क से सुरक्षित थी। कैप्टन बताता है कि वो हावियर नाम के एक लड़के को नीचे भेज रहा है, जो एक दूसरी केबल लेकर आएगा और उस पिंजरे को वापस ऊपर खींच लेगा। साथ ही वो उन्हें कम से कम ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की सख्त हिदायत देता है। केट वापस तैरकर नीचे पिंजरे में आ जाती है और लीसा को बताती है कि मदद उनके रास्ते में है। यह सुनकर लीसा काफी खुश होती है और उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उन दोनों को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वो जिस खौफनाक जगह पर फंसी हैं, वहां से जिंदा निकल पाना लगभग नामुमकिन है। दोनों बहनें उस काले अंधेरे में बेसब्री से मदद का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक वहां एक तेज आवाज गूंजती है। थोड़ा ध्यान लगाने पर उन्हें समझ आता है कि यह किसी और चीज की नहीं, बल्कि उनकी बोट के इंजन की आवाज है। उन्हें लगता है कि शायद कैप्टन उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़कर वापस जा रहा है। ये ख्याल आते ही लीसा पूरी तरह से घबरा जाती है। उसकी घबराहट और रोते हुए चेहरे को देखकर केट एक बार फिर ऊपर की तरफ जाने का फैसला करती है, ताकि वो रेडियो की रेंज में जाकर कैप्टन से बात कर सके और मदद मांग सके। वो ऊपर जा ही रही होती है, तभी अंधेरे से एक विशाल शार्क अपना जबड़ा खोलकर उस पर झपट पड़ती है। केट बिल्कुल आखिरी मौके पर साइड हो जाती है और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से नीचे की तरफ तैरना शुरू करती है। वो जैसे तैसे वापस पिंजरे के पास पहुंचती है, लेकिन तभी पिंजरे का दरवाजा अटक जाता है। मौत बनकर वो शार्क बिल्कुल उसके पीछे थी, लेकिन किस्मत से आखिरी वक्त में दरवाजा खुल जाता है और वो सुरक्षित अंदर घुस जाती है। वो दोनों अभी राहत की सांस ले ही रही थी, तभी वो विशाल शार्क उनके पिंजरे पर एक भयानक हमला कर देती है। वो अपने मजबूत जबड़ों से लोहे के पिंजरे को बुरी तरह टेढ़ा कर देती है। दोनों बहनों की सांसें अटक जाती हैं। उन्हें लगता है कि बस अब उनका आखिरी वक्त आ गया है, लेकिन पिंजरा पूरी तरह टूट नहीं पाता और शार्क वहां से चली जाती है। लीसा इस हमले से बुरी तरह डर जाती है और रोते हुए कहती है कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए तेजी से तैरकर ऊपर जाना होगा, लेकिन केट उसे समझाती है कि वो इतनी गहराई से तेजी से तैरकर ऊपर नहीं जा सकती। उन्हें रुक रुक कर जाना होगा, वरना पानी के दबाव से उनकी नसें फट जाएंगी। लेकिन बाहर हर तरफ शार्क घूम रही थी, इसलिए उनके पास पिंजरे में इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद जब वो दोनों अपने टैंक में बची हुई ऑक्सीजन चेक करती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनकी ऑक्सीजन बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। अब उनके लिए हर एक सेकंड जिंदगी और मौत की जंग बन चुका था। तभी अचानक उस खूब अंधेरे में उन्हें दूर से एक टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है। यह देखकर दोनों की आंखों में एक चमक आ जाती है। यह कोई और नहीं बल्कि हावियर था, जिसे कैप्टन ने एक नई केबल देकर उन्हें बचाने के लिए नीचे भेजा था। लेकिन मुसीबत यह थी कि हावियर पिंजरे से काफी दूर था और पानी में बहुत ज्यादा अंधेरा होने की वजह से वो उन दोनों को देख नहीं पा रहा था। चूंकि केट के पास अब नाम मात्र की ऑक्सीजन बची थी, इसलिए इस बार पिंजरे से बाहर जाने का रिस्क लीसा को ही उठाना था। लीसा, जिसे पानी से सबसे ज्यादा डर लगता था, आज उसे अपनी और अपनी बहन की जान बचाने के लिए उसी खौफनाक पानी में उतरना था। कांपते हुए हाथों से लीसा पिंजरे का दरवाजा खोलती है और धीरे धीरे तैरते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही लीसा उस रोशनी के बिल्कुल करीब पहुंचती है तो वो देखती है कि हावियर की टॉर्च एक चट्टान पर पड़ी है, लेकिन हावियर वहां नहीं है। लीसा वो टॉर्च उठाती है और उस घुप अंधेरे में घबराते हुए हावियर को ढूंढने लगती है। तभी उसके सामने एक ऐसा खौफनाक मंजर आता है जिसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। हावियर ठीक उसके पीछे ही था और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अंधेरे को चीरते हुए एक विशाल शार्क अचानक से हावियर पर झपटती है और पल भर में उसे मौत के घाट उतार देती है। पानी के अंदर खून का एक बड़ा सा बादल बन जाता है। लीसा अपनी जान बचाने के लिए तेजी से पास की एक चट्टान के नीचे घुस जाती है। हावियर तो मारा गया था, लेकिन वो नई केबल और उसकी स्पीयर गन अब भी उसके बेजान शरीर के पास ही पड़ी थी। अपनी जान की परवाह किए बिना लीसा तेजी से वो नई केबल और स्पीयर गन उठा लेती है।
लेकिन जैसे ही वो मुड़कर वापस अपने पिंजरे की तरफ जाने लगती है, समंदर के उस अथाह अंधेरे की वजह से वो अपना रास्ता भटक जाती है। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लिसा उस समंदर के बीचों बीच बिल्कुल अकेली थी। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि उसे खुद अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी रेडियो पर केट की आवाज आती है। केट उसे शांत रहने को कहती है और हावियर की टॉर्च इधर उधर घुमाने को कहती है। जैसे ही लिसा कांपते हाथों से टॉर्च हिलाती है, केट दूर पिंजरे से उस रोशनी को देख लेती है और फिर उसी रोशनी के सहारे वो लिसा को पिंजरे तक पहुंचने का सही रास्ता गाइड करने लगती है। केट की आवाज के सहारे लिसा किसी तरह अंधेरे को चीरते हुए वापस पिंजरे तक पहुंच जाती है। पिंजरे के पास आते ही बिना एक भी पल बर्बाद किए लिसा जल्दी से उस नई केबल को पिंजरे के हुक में मजबूती से फंसा देती है। वो केबल देखने में काफी पतली लग रही थी, लेकिन उन दोनों के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि शायद ये केबल इस भारी पिंजरे का वजन उठा ले। केबल लगाने के बाद लिसा तेजी से तैरकर थोड़ा ऊपर की तरफ जाती है ताकि वो कैप्टन से संपर्क कर सके। रेडियो की रेंज में आते ही वो कैप्टन को बताती है कि उसने केबल बांध दी है और वो तुरंत पिंजरे को ऊपर खींच ले। संदेश देने के बाद वो तेजी से वापस पिंजरे में आ जाती है। थोड़ी ही देर में वो भारी पिंजरा धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगता है। उस खौफनाक अंधेरे से ऊपर की तरफ जाते हुए दोनों बहनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें लगने लगा था कि अब उनकी जान बच जाएगी। पिंजरा उस पतली केबल के सहारे धीरे धीरे ऊपर जा ही रहा था कि तभी उनके साथ वही हुआ जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर था। पिंजरे का वजन बहुत ज्यादा होने की वजह से वो पतली केबल बीच में से ही टूट जाती है और वो भारी लोहे का पिंजरा एक बार फिर पूरी रफ्तार से समंदर के उसी काले अंधेरे में नीचे गिरने लगता है। लेकिन इस बार जब पिंजरा जमीन से टकराया तो लिसा का पैर उस भारी लोहे के पिंजरे के ठीक नीचे आकर बुरी तरह दब गया। लिसा दर्द के मारे पानी के अंदर ही तड़पने लगती है। अपनी बहन को इस तरह तड़पता देख कैट एक बार फिर अपनी जान पर खेलकर तेजी से तैरती हुई ऊपर की तरफ जाती है। रेडियो की रेंज में पहुंचकर वो घबराते हुए कैप्टन को नीचे के हालात के बारे में बताती है और कहती है कि उनकी ऑक्सीजन बस खत्म ही होने वाली है। कैप्टन उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि वो उनकी जान बचाने के लिए ऊपर से कुछ नए ऑक्सीजन सिलेंडर नीचे पानी में फेंक रहा है। साथ ही उसने कोस्ट गार्ड को भी खबर कर दी है जो बस 1 घंटे में उनकी मदद के लिए पहुंचने वाले हैं। कैप्टन उसे सख्त हिदायत देता है कि वो दोनों किसी भी हाल में पिंजरे से बाहर न निकलें और वहीं इंतजार करें। थोड़ी देर बाद ऊपर से नए ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कुछ फ्लेयर गन्स पानी में आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स पिंजरे से थोड़ी दूर जाकर गिरते हैं। केट की ऑक्सीजन बस खत्म ही होने वाली थी, इसलिए वो बिना सोचे समझे जल्दी से उन सिलेंडर्स को लेने के लिए पिंजरे से बाहर निकल जाती है। वो तेजी से सिलेंडर के पास पहुंचती है, अपनी सांस रोकती है और किसी तरह अपना सिलेंडर बदल लेती है। नया सिलेंडर लगाने के बाद वो दूसरा सिलेंडर लेकर जैसे ही पिंजरे के बिल्कुल करीब आती है तभी उस अंधेरे में एक विशाल शार्क आ जाती है। केट अपनी जान बचाने के लिए तुरंत जमीन से चिपक कर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे लगता है कि शार्क वहां से चली गई है, वो जैसे ही आगे बढ़ने के लिए ऊपर उठती है, मौत बनकर वो शार्क अचानक उस पर हमला कर देती है। पल भर में ही वो खूंखार शार्क केट को वहीं मार डालती है। लिसा अंदर से ये खौफनाक मंजर देखती रह जाती है। वो दर्द और सदमे से बुरी तरह चीखती है, लेकिन पिंजरे में फंसी होने की वजह से वो मजबूरन अपनी बहन की कोई मदद नहीं कर पाती। अब इस विशाल और अंधेरे समंदर में लिसा बिल्कुल अकेली बच गई थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी बहन अब मर चुकी थी, लेकिन इतने बड़े सदमे के बावजूद लिसा हिम्मत नहीं हारती। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है ताकि वो बाहर पड़े उस दूसरे ऑक्सीजन सिलेंडर को ले सके। उसकी खुद की ऑक्सीजन अब बस खत्म ही होने वाली थी। तभी उसकी नजर पास ही पड़ी एक स्पीयर गन पर पड़ती है। वो जल्दी से उसे उठाती है ताकि उसकी मदद से दूर पड़े उस सिलेंडर को अपनी तरफ खींच सके। इस जद्दोजहद में लिसा का हाथ बुरी तरह कट जाता है और पानी में खून फैलने लगता है, लेकिन उसके पास रुकने का वक्त नहीं था। हर गुजरते पल के साथ उसकी सांसें टूट रही थी और ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही थी। उसके पास अब जिंदा रहने के लिए सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बचे थे। आखिरकार अपनी आखिरी सांस पर वो स्पीयर गन उस सिलेंडर में अटकाने में कामयाब हो जाती है और उसे अपनी तरफ खींचकर बिना एक भी पल गंवाए अपना ऑक्सीजन सिलेंडर बदल लेती है। नया ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते ही लिसा लंबी और गहरी सांसें लेने लगती है, लेकिन उस भयानक गहराई में इस नई हवा का उसके दिमाग पर क्या असर होने वाला था, यह वो नहीं जानती थी। ऑक्सीजन मिलने के कुछ ही मिनटों बाद उसे रेडियो पर अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। लिसा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि यह आवाज उसकी बहन केट की थी।
केट रोते हुए कहती है कि वो जिंदा है, लेकिन शार्क के हमले में बुरी तरह घायल हो गई है और उसे लीसा की मदद चाहिए। अपनी बहन को जिंदा सुनकर लीसा के अंदर जैसे एक नई जान आ जाती है। अब उसे किसी भी हाल में इस पिंजरे से बाहर निकलना था। वो अपना दिमाग लगाती है और अपनी डाइविंग जैकेट के बटन को दबाकर उसमें पूरी हवा भर देती है, ताकि जैकेट के प्रेशर से वो भारी पिंजरा थोड़ा सा ऊपर उठ सके। और उसका यह तरीका काम कर जाता है। हवा के दबाव से पिंजरा कुछ इंच ऊपर उठता है और लीसा दर्द से चीखते हुए अपना पैर बाहर खींच लेती है। आजाद होते ही वो बिना अपनी जान की परवाह किए उस गुप्त अंधेरे में केट की आवाज के सहारे उसे ढूंढने निकल पड़ती है। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे केट मिल जाती है, जो जमीन पर पड़ी थी और बुरी तरह जख्मी थी। अब उन दोनों के पास नीचे रुककर कोस्ट गार्ड का इंतजार करने का बिल्कुल वक्त नहीं था। लीसा तय करती है कि वो दोनों एक साथ तैरकर ऊपर सतह तक जाएंगे, फिर चाहे रास्ते में कितनी भी शार्क उनका रास्ता क्यों ना रोके। लीसा अपनी जख्मी बहन केट को सहारा देती है और धीरे धीरे ऊपर सतह की तरफ तैरना शुरू करती है, लेकिन समंदर के उस जानलेवा नियम का उन्हें पालन करना ही था। रेडियो पर कैप्टन की आवाज आती है, जो उन्हें सख्त चेतावनी देता है कि वो सीधे तैरकर ऊपर नहीं आ सकती। उन्हें बीच रास्ते में पूरे 5 मिनट के लिए रुकना होगा, ताकि उनके शरीर का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सके। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो पानी के भारी दबाव से उनकी नसें फट जाएंगी। चारों तरफ फैले घुप अंधेरे और शार्क के खौफ से बचने के लिए लीसा अपने पास मौजूद फ्लेयर गन का इस्तेमाल करती है। वो दोनों 20 मीटर की गहराई पर रुककर उन 5 मिनटों के बीतने का इंतजार कर रही थी। तभी लीसा के हाथ में जल रही वो लाल फ्लेयर अचानक बुझ जाती है और उनके चारों तरफ फिर से अंधेरा छा जाता है। लीसा जल्दी से दूसरी फ्लेयर निकाल कर जलाती है, तभी दोनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां 3 विशाल शार्क अपना खूंखार जबड़ा खोले बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी। शार्क तेजी से उन पर झपटती है, लेकिन लीसा और केट अपनी भारी डाइविंग जैकेट उतारकर फेंक देती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर सतह की तरफ तैरने लगती है। किसी तरह वो पानी को चीरते हुए समंदर की सतह पर पहुंच जाती है। सामने ही कैप्टन की नाव खड़ी थी और कैप्टन उन्हें बचाने के लिए पानी में एक लाइफ रिंग फेंकता है। केट तो उस रिंग को पकड़कर नाव पर चढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही लीसा नाव पर चढ़ने वाली होती है, तभी पानी के अंदर से एक विशाल शार्क हवा में उछलती है और लीसा के पैर को अपने खतरनाक जबड़े में जकड़कर उसे झटके से वापस पानी के अंदर खींच लेती है। लीसा दर्द से चीखती है, लेकिन वो हार नहीं मानती और अपनी उंगलियों से सीधा शार्क की आंख में जोरदार वार करती है, जिससे शार्क तड़प कर उसे छोड़ देती है और आखिरकार लीसा को लहूलुहान हालत में नाव के ऊपर खींच लिया जाता है। नाव के फर्श पर गिरते ही दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस खौफनाक मौत के मुंह से जिंदा बाहर आ गई है। लेकिन तभी लीसा की नजर अपने उस कटे हुए हाथ पर पड़ती है। वो ध्यान से देखती है कि उसके हाथ से बहने वाला खून जमीन पर गिरने के बजाय हवा में बिल्कुल पानी की तरह तैर रहा था। इससे पहले कि लीसा कुछ समझ पाती, अचानक कैप्टन का चेहरा धुंधला होने लगता है और पलक झपकते ही लीसा खुद को वापस उसी खौफनाक गहरे समंदर के काले अंधेरे में पाती है। वो नाव, वो कैप्टन, शार्क से वो खूनी जंग और सबसे बड़ी बात उसकी बहन केट का जिंदा होना, सब कुछ एक बहुत बड़ा झूठ था। लीसा तो कभी उस पिंजरे से बाहर निकली ही नहीं थी। वो अभी भी उसी भारी लोहे के पिंजरे के नीचे दबी हुई थी। असलियत में जब लीसा ने वो नया ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया था, तो उस भयानक गहराई में नाइट्रोजन नार्कोसिस यानी गहरे पानी के नशे ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। ये सब कुछ उसके दिमाग का पैदा किया हुआ एक वहम था। सच्चाई तो ये थी कि उसकी बहन केट उसी वक्त मर चुकी थी। लीसा समंदर की जमीन पर बिल्कुल अकेली पड़ी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिमाग के उस नशे में वो अपने आप से बातें कर रही थी और हवा में देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक उस अंधेरे में कुछ तेज रोशनियां चमकती हैं। इस बार यह कोई धोखा नहीं था। सच में कोस्ट गार्ड के गोताखोर वहां पहुंच चुके थे। वो तुरंत उस भारी पिंजरे को उठाकर लीसा का पैर निकालते हैं और उसे अपने साथ ऊपर ले जाने लगते हैं। लीसा कोस्ट गार्ड के सहारे धीरे धीरे ऊपर रोशनी की तरफ जा रही थी, लेकिन उसकी नजरें अब भी नीचे उस पिंजरे की तरफ थी। लीसा की जान तो बच गई थी, लेकिन उस गहरे काले समंदर ने उसकी रूह और उसकी बहन को हमेशा के लिए उसी खौफनाक अंधेरे में दफन कर दिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।